आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। India made history on Wednesday by becoming नरेंद्र मोदी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन करने। भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को इनॉग्रेट किया। सरदार दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नवंबर साल 2008 10 आतंकियों ने पूरे मुंबई को खून से रंग डाला। पूरा देश थर्रा उठा। In the air, Srishan takes it. India win. कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. By P.V. Narasimha Rao and his finance minister Manmohan Singh ushered in major changes to the economy. क्रांति की शुरुआत का साल कहा जाए। को नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत की। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. After the formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. 1 million people become refugees overnight. The Indian quisling Subhash Chandra Bose died in an air crash at Tai Hoku Airport in Formosa. और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। 1940 के अंत तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एहसास हो चुका था कि भारत में संगठित आंदोलन और अपार जन समर्थन भी विशाल अंग्रेजी प्रशासन को हटाने के लिए काफी नहीं है। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्य को हराने के लिए बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। उनके विचार में 1914 की बाघाजतीन और रास बिहारी बोस द्वारा अंग्रेजी छावनियों में विद्रोह भड़काने वाली योजना को फिर से जिंदा किया जा सकता था। बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने उन्हें ब्रिटेन के दुश्मनों सोवियत रूस और संभवतः जापान से मदद प्राप्त करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान किया था। लेकिन इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता के एल्गिन रोड पर स्थित उनके ही घर में नजरबंद कर दिया था। इसके काउंटर में नेताजी ने अपनी चाल चली और क्रांतिकारियों ने पूरे कलकत्ता में अफवाह उड़ा दी कि सुभाष बोस ने संन्यास ले लिया है और अब वे अपना अधिकतर समय एक बंद कमरे में ध्यान करते हुए बिताते हैं। इस अफवाह से ब्रिटिश सरकार नेताजी की ओर से निश्चिंत हो गई और जासूस भी अपना काम हल्के में लेने लगे। फिर 16 जनवरी 1941 की रात, जब पूरा कलकत्ता गहरी नींद में था, तब नेताजी ने अपना हुलिया बदला। लंबे कुर्ते, टोपी और नकली दाढ़ी के साथ अब वे एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बन गए थे। इसके बाद वे उनके भतीजे शिशिर बोस की मदद से एल्गिन रोड के घर से निकल गए। उनकी पहली मंजिल बिहार के बरारी में उनके एक और भतीजे डॉक्टर अशोकनाथ बोस का घर थी। वहां से अशोकनाथ बोस की कार में नेताजी तत्कालीन बिहार के गुमो स्टेशन जाकर कालका मेल पकड़ते हैं और इसी के साथ 17 जनवरी 1941 की रात 1:30 बजे नेताजी एक ऐसी यात्रा पर निकल गए जो भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलने वाली थी। যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে। 2 दिन बाद 19 जनवरी को ट्रेन पेशावर स्टेशन पहुंचती है, जहां पर बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का स्वागत मियां अकबर शाह नाम के व्यक्ति ने किया, जो एक तांगे पर नेताजी को पेशावर की ताजमहल होटल ले जाता है। यहाँ पर एक बार फिर नेताजी अपना हुलिया बदलते हैं। अब वे पठानी पोशाक, पगड़ी और नकली दाढ़ी वाले पठान बन गए थे। चूंकि उन्हें स्थानीय भाषा नहीं आती थी, इसलिए उनका किरदार एक गूंगे बहरे पठान का था।
19 जनवरी की रात को ही नेताजी मियां अकबर शाह के एक और साथी भगत राम तलवार उर्फ रहमत खान के साथ जमरूद की ओर कार से सफर शुरू करते हैं। जमरूद के किले के पास से कच्ची सड़क पर ठंड और बर्फबारी का सामना करते हुए वे लोग गढ़ी नामक गांव पर पहुंचते हैं। यहाँ से 26 जनवरी 1941 को नेताजी ब्रिटिश इंडिया की सीमा पार करके अड्डा शरीफ दरगाह पहुंचते हैं। आगे कठिन रास्तों पर पैदल चलते हुए लालपुरा से होते हुए काबुल नदी तक पहुंचते हैं, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से चमड़े की थैलियों से नाव बनाकर नदी पार कर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। इससे आगे थांडी नामक स्थान पर एक ट्रक से लिफ्ट मिलती है, जिसकी मदद से वो 31 जनवरी शाम को लगभग 4-5 बजे काबुल पहुंच जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबा काबुल तक का ये सफर, जिसमें अक्सर पैदल चलना पड़ा, भूखा और थका रहना पड़ा, एक असंभव यात्रा जैसा था। लेकिन नेताजी का हौसला उन्हें हर मुश्किल के पार ले आया था। काबुल में लाहौरी गेट के पास एक गंदी सी सराय में कमरा लेने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूसी दूतावास से मदद की आशा में संपर्क करने लगे, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद वे जर्मन दूतावास से मदद लेने की कोशिशों में लग गए। दरअसल 1939 में रूस और जर्मनी के मध्य मोलोटोव-रिबेनट्रोप समझौता हुआ था, जिसके तहत इन दोनों देशों ने पूरे यूरोप को 2 हिस्सों में बांट लिया था और एक दूसरे से युद्ध नहीं करने का प्रण लिया था। 22 फरवरी को जर्मनी ने उनका संपर्क इटालियन दूतावास से करवाया, जिन्होंने नेताजी को ऑरलैंडो मोजेटा नाम से एक इटालियन पासपोर्ट दिया। यहाँ नेताजी ने एक बार फिर से अपना हुलिया बदलकर अपनी इटालियन पहचान को अपना लिया। इस दौरान जर्मनी के ही कहने पर रूस ने नेताजी को मॉस्को आने का वीजा प्रदान कर दिया। सारी तैयारियां होने के बाद एक कार में काबुल से निकलकर दुर्गम और जोखिम भरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से होकर नेताजी समरकंद पहुंच जाते हैं। यहाँ फिर से वे ट्रेन पकड़कर 27 मार्च को सोवियत रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं, जहां एक रात रुकने के बाद वो फ्लाइट पकड़कर बर्लिन आ जाते हैं। बर्लिन में 2 अप्रैल 1941 को होटल एक्सेलसियर को अपना मुख्यालय बनाया। जून 1941 में नेताजी की आजादी के प्रयासों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा के तहत रूस पर हमला करके जर्मनी को रूस का शत्रु बना दिया था। अब रूस से भारत की आजादी में सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन अप्रैल 1942 में जापान ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया और नेताजी के अभियान को वैश्विक मान्यता दिलाई। 29 मई 1942 बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात इतिहास के सबसे विवादित नेता एडोल्फ हिटलर से होती है। इस मुलाकात के बाद ही 8 फरवरी 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह से नेताजी अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी U-180 के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी प्रभाव वाले क्षेत्रों की ओर जाने के लिए निकलते हैं। ये पनडुब्बी डेनमार्क के पास से गुजरकर नॉर्वे के तट को पार करती है, फिर आइसलैंड के पास से होते हुए अटलांटिक महासागर में पहुंच जाती है। दूसरी ओर मलेशिया के पेनांग से एक जापानी पनडुब्बी I-29 हिंद महासागर में निकलती है। 27 अप्रैल 1943 को U-180 अफ्रीका के केपटाउन को क्रॉस करके मेडागास्कर के निकट I-29 पनडुब्बी से मिलती है। यहाँ पर रस्सी के सहारे नेताजी और आबिद हुसैन को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में शिफ्ट किया गया। यह स्थानांतरण एक अद्वितीय घटना थी, क्योंकि यह युद्ध के दौरान
दो अलग अलग नौसैनिक पनडुब्बियों के बीच एकमात्र ज्ञात नागरिक स्थानांतरण था। जापानी पनडुब्बी दक्षिणी भारत के पास से गुजरते हुए नेताजी को इंडोनेशिया की ओर ले जाती है। 6 मई 1943 को पनडुब्बी सुरक्षित रूप से सबांग बंदरगाह पहुंच जाती है। यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद नेताजी एक छोटे विमान से टोक्यो की ओर उड़ान भरते हैं। टोक्यो में नेताजी ने भारत की आजादी से पहले आखिरी बार अपना नाम बदलकर जापानी नाम मात्सुदा रख लिया। 2 जुलाई 1943 को टोक्यो से नेताजी सिंगापुर पहुंचे। यहाँ 4 जुलाई को लीजेंडरी क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 26 जुलाई को नेताजी बर्मा की आजादी के जश्न में शामिल होने रंगून पहुंचे। यहाँ नेताजी ने आजाद हिंद फौज के उत्साही सैनिकों की परेड के सामने अपना ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की और कहा, आजाद हिंद फौज भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए तैयार है। लगभग 3 साल बाद 31 नवंबर 1943 को अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करने के बाद नेताजी ने आजाद भारत की पहली धरती अंडमान की धरती पर कदम रखा। यहाँ पर आजादी का ध्वज लहराया गया और यह वही पल था जब नेताजी ने अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम दिया। दोस्तों, आजाद हिंद के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये यात्रा एक ऐसा अध्याय थी जिसने भारत की आजादी के संघर्ष को नई दिशा दी। उनका ये सफर न केवल भू राजनीतिक रणनीतियों से भरा था, बल्कि ये उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और आजादी के प्रति उनके जुनून का प्रमाण था। যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে। दोस्तों, आजाद हिंद फौज ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा को अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। उस पर हमारे एक मित्र ने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে क्यों না আসে তবে একলা চলো